हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में साथियों प्रश्नावली 3.1 के अपन क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को बड़ी डिटेल के साथ करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, मैं भी देख लेता हूं क्या है। अपन क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहां बोला जा रहा है साथियों कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के अंदर एक संबंध दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपन मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह का आयताकार बाग हो गया। क्या हो गया? आयताकार बाग। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है साथियों, 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक। तो आप यहाँ पर सोचिए कि ऐसा आप किसको माने ताकि दूसरा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या है कि चौड़ाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। अगर मुझे चौड़ाई पता चल जाएगी तो लंबाई पता करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं लंबाई को मान देता हूं। माना, यहाँ पर देखो, माना आयताकार बाग, माना आयताकार आयताकार बाग की चौड़ाई, और वो चौड़ाई मैंने कितनी मान ली? x मीटर मान ली। कितनी मान ली? x। अब लंबाई में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लंबाई उससे 4 ज्यादा है तो लंबाई ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि नहीं भाई? मैं कह रहा हूं कि मेरी उम्र आपसे 5 वर्ष ज्यादा है। अगर आपकी उम्र अगर पता चल जाए तो मेरे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपसे मेरी 5 ज्यादा है। अगर आपकी 15 हुई तो मेरी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। वैसे हमें चौड़ाई मान ली तो लंबाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बात करते हैं अतः अतः आयताकार बाग की जो लंबाई होगी प्यारे साथी वो हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। लंबाई कितनी है? ये तो x प्लस 4 है, ये x प्लस 4। चौड़ाई कितनी है? तो हमारे पास x मीटर है। ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पर आ चुकी है। आगे सवाल में बोला जा रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ पर देखिए साथियों हमें बोला जा रहा है इसका अर्ध परिमाप। क्या बोला जा रहा है? अर्ध परिमाप है वो कितना है साथियों? 36 मीटर है। अब आपको सबसे पहले तो परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं परिमाप का सूत्र लिख रहा हूं, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब मुझे इसका चाहिए आधा। तो हमेशा आप ध्यान रखें आप कि जब भी किसी का आधा करना हो तो उसमें किसका भाग देते हैं प्यारे साथियों? तो हम उसमें 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 2 का। और बराबर कितना चल रहा है आपके पास? 36 चल रहा है। ठीक है, अब सुनो, यहां पर अपन क्या करेंगे कि यहां पर आप देखो 2 से 2 कट रहा है सीधा सीधा। लंबाई और चौड़ाई का मान लिख दो। लंबाई आपके पास चल रही x प्लस 4, ये आ गया x प्लस 4। चौड़ाई आपके पास चल रही x और बराबर कितना चल रहा है साथियों? तो 36 चल रहा है। x को x में जोड़ो, कितना आएगा? तो ये आएगा 2x प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 36 माइनस 4, यानी ये बचेगा आपके पास 32। अब मेरी बात सुनो, यानी आपके पास 2x बराबर आ गया है 32। अगर x चाहिए तो वो किधर जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहां पर देखिए x बराबर आ जाएगा आपके पास 32/2, यानी ये आ गया आपके पास 16 मीटर। आपने x किसको माना? तो आप यहां देखिए आपने x किसको माना था? तो चौड़ाई को। तो आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई है? तो आ गई है x मीटर। तो बात करते हैं अतः चौड़ाई। अतः आपके पास चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई आ गई है x बराबर वो आ गई आपके पास 16 मीटर आ गई। कितनी आ गई है? 16 मीटर आ गई। अब चौड़ाई आपको मिल गई तो लंबाई निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। तथा लंबाई कितनी है आपके पास? तो लंबाई आपके पास है देखो x प्लस 4। x आया आपके पास 16, तो 16 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई। हमें विमाएं ज्ञात करनी थी और आयत में 2 ही विमाएं होती, एक होती लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो हमने लंबाई भी यहाँ पर ज्ञात कर ली है और चौड़ाई भी यहाँ पर ज्ञात कर ली है। तो आप इसको आराम से उतारे, फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया है? तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है? 5। और कौन सी प्रश्नावली चल रही है? तो 3.1 चल रही है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन इसका 6th क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण दे रखी है, थोड़ा ध्यान से देखना। 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें इस समीकरण के साथ ऐसी तीन समीकरणें बनानी है जो एक बार प्रतिच्छेदी व्यवहार करे, दूसरी बार वो समांतर व्यवहार करे और तीसरी बार वो समपाती व्यवहार करे। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रतिबंध क्लियर होने चाहिए। ये सवाल आपकी मर्जी से करना, इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपको क्या क्लियर होना चाहिए, प्रतिबंध क्लियर होना चाहिए, ये शर्तें पता होनी चाहिए कि प्रतिच्छेदी के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर मुझे इस लाइन के लिए प्रतिच्छेदी चाहिए, इधर देखो, यहां पर समझते हैं अपन, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसकी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी निकाल लेते हैं, इसके साथ प्रतिच्छेदी व्यवहार करने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। अब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आने चाहिए। जैसे यहां मैंने क्या कर लिया, 2 का डबल किया तो कितना है आपके पास, आप बोलोगे 4x आएगा। अब मैं 3 का डबल नहीं करूंगा, 3 का 3 गुना कर लूंगा। अगर डबल करूंगा तो फिर तो अनुपात सेम हो जाएगा कि इसका डबल और इसका डबल, यानी 1/2 1/2 हो जाएगा, समझ लो। तो हमें इसका डबल नहीं करना है, इसका 3 गुना कर लो ताकि आपका अनुपात बिगड़ जाएगा और a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं चलेगा। तो यहां देखो, 3 का डबल नहीं करूंगा, 3 का 3 गुना कर लूंगा तो हो जाएगा 9y। कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9y। और इसको आप ऐसा कैसे लिख सकते हो, भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -8 बराबर कितना गया, 0। तो ये रेखा इसके साथ प्रतिच्छेदी व्यवहार करेगी अपनी इस शर्त के अनुसार। शर्त क्या कह रही थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और वही काम अपन ने किया, a1/a2 को b1/b2 के नॉट इक्वल कर दिया। अब बात करते हैं हम समांतर। समांतर लाइन लाना चाह रहे हैं। कौन सी लाइन लाना चाह रहे हैं, समांतर। समांतर के लिए हमें पता है कि पहले दोनों अनुपात बराबर बराबर चलने चाहिए। तो पहले मैं दोनों का क्या करूंगा, दुगुना दुगुना कर लूंगा। सिंपल सी बात, दोनों का दुगुना दुगुना करूंगा तो देखो, 2 का दुगुना करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। 3 का दुगुना करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और बाकी आपका -8 ऐसा कैसे चलने दो, -8 लिखो, -20 लिखो, -50 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो देखो, 2 का दुगुना किया तो कितना आया, 4, यानी ये अनुपात बना आपका 2/4। फिर 3 का करूंगा, b1/b2 करूंगा तो 3/6, तो ये आ जाएगा 3/6। दोनों बराबर आ रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं समपाती के लिए क्या करेंगे। तो समपाती के लिए तीनों ही अनुपात आपके कैसा आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो a1 b1 c1 आपको दे रखे, उन दोनों तीनों का अपन क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, ठीक है। तो अपन अपनी तीसरी स्थिति देखते हैं, इस बार समझिए समपाती। क्या समझ रहे हैं, समपाती। समपाती के लिए क्या करना है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर आने चाहिए। तो मैं यहाँ 2 का दुगुना करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 4x आएगा। 3 का दुगुना करूंगा तो कितना आएगा, 6y आएगा। अब 8 का दुगुना करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन यहां मैंने गलती करी है, अब उस गलती को समझो। मैंने गलती करी है, यहाँ पर प्लस का 16 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस का 16 कर दिया। मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस चल रहा है तो उसका दुगुना वाला भी माइनस चलना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में फिट कर लो कि आप जिसका दुगुना कर रहे हो वो माइनस का है, तो आपका आप जो समीकरण बना रहे हो उसमें भी माइनस आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ माइनस था तो मैं यहाँ पर भी क्या लाऊंगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर भी लेकर आऊंगा माइनस। तो 4x + 6y माइनस का 16, इनका अनुपात आप निकालोगे तो सबका 1/2 1/2 1/2 आएगा। तीनों अनुपात बराबर आ गया तो वो हो जाएगा समपाती। तो आपकी शर्तें अगर क्लियर है तो प्रश्नावली 3.1 मक्खन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ये अपन ने इस समीकरण के साथ प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती व्यवहार करने वाली तीनों रेखाओं के क्या कर लिए साथियों, समीकरण ज्ञात कर लिए, इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए। तो आप इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद अपन इसका जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको करते हैं और 3.1 का यहां पर निपटारा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। हमें यहाँ पर दो समीकरणें दे रखी है। एक समीकरण है x - y + 1 = 0 और दूसरी समीकरण है आपके पास 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों समीकरणों का हमें क्या करना है, ग्राफीय प्रदर्शन करना है, यानी इनको अपने को ग्राफ में ले जाना। तो ग्राफीय विधि भी क्लियर हो जाएगी। अगर इसको अपन ग्राफ में ले जाएंगे तो ये दोनों समीकरण जब काटेगी, ठीक है, तो x अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनेगा। देखिए इस प्रकार से
जब एक्स अक्ष के साथ इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, तो ये त्रिभुज जो बनेगा तो हमें इस त्रिभुज के क्या करना है साथियों, ये जो शीर्ष आ रहे उसके निर्देशांक पता करने हैं कि ये शीर्ष के क्या निर्देशांक है, ठीक है, ये अपने को पता करना है। और ये जो त्रिभुज बना है इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का काम रहने वाला है। सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, ग्राफ में लेकर के चलते हैं। इन दोनों लाइनों को कहां लेकर चलते हैं प्यारे साथियों, ग्राफ में लेकर के चलते हैं। तो ग्राफ में ले जाने का सिंपल सा तरीका सुनिएगा। पहले समीकरण ए को काम लेंगे, उससे हम बिंदु प्राप्त करेंगे, फिर समीकरण 2 को काम लेंगे, उससे हम बिंदु प्राप्त करेंगे और उन बिंदुओं को ग्राफ में लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले समझना, मैं समीकरण 1 को काम ले रहा हूं। तो समीकरण 1 से अगर यहां से मुझे x का मान चाहिए तो प्यारे साथियों कितना आएगा, तो देखना ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो y को उधर ले जाओ तो y जाएगा तो प्लस का y, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये आ गया आपके पास, ठीक है। समझना, वापस समझो, मुझे x एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। तो माइनस का y उधर गया तो प्लस का y, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। अब मैं y का मान रखता जाऊंगा और x का मान मुझे मिलता जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले निर्देशांक निकाल लेता हूं, एक बॉक्स बना लेता हूं जहां मैं y का मान रखूंगा और x का मान मुझे यहाँ पर मिलता जाएगा। तो समझे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ x और y दोनों चल रहे हैं। y की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूं, सुनना 0, y कितना लिख दिया मैंने 0। जैसे ही y 0 लिखूंगा तो मुझे x कितना मिलेगा, -1, क्योंकि 0 - 1 कितना होता है, -1 ही होता है, तो x मिलेगा -1। अगर यहाँ 2 लिख दूं मैं, सॉरी 1 लिख दूं, जैसे ही मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1, तो 1 लिखूंगा तो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ मुझे x बराबर मिलेगा 0। फिर बात करता हूं मैं y की वैल्यू, अब लिख देता हूं 2, कितनी देता हूं 2, तो 2 - 1 करूंगा। देखो मैं y की जगह मान रख रहा हूं, x का मुझे मिल रहा है, तो y की जगह 2 लिखूंगा तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो x का मान कितना मिला 1 मिला। तो अपन ने पहले समीकरण से बिंदु प्राप्त कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण का प्रोग्राम रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखना समीकरण 2 से। तो प्यारे साथियों यहाँ ध्यान दे, समीकरण 2 से अपन बात करते हैं। सबसे पहले x को फिल्टर करते हैं। तो x फिल्टर कैसे होगा, तो इधर देखिए, माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 होगा, प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y होगा, और ये 3x के साथ गुणा में है तो उधर जाकर के कहां जाएगा, तो भाग में जाएगा। ये मामला समझ में आ गया है। तो बेटा जी आगे देखिए क्या करना है, हमें y का मान रखते जाना है, लेकिन यहां थोड़ा सा दिमाग नेक्स्ट लेवल चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए कि y का मान ऐसे रखना है ताकि ये जो मान मिलेगा इसको 12 में से मैं घटाऊं तो उसके बाद वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। विभाजित नहीं होगा तो आपके पॉइंट 2 में संख्या जाएगी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको y का मान ऐसा सोचना है ताकि इसको 2 से गुणा करने के बाद 12 में से घटाऊं तो 3 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए, ताकि ये जो x है वो एक पूरी पूरी संख्या आ जाए। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसका बॉक्स यही नीचे निकाल लेते हैं। ओके, यहां तक क्लियर दिख रहा है, तो इसका बॉक्स यही निकाल लेते हैं ताकि उधर अपना ग्राफीय प्रदर्शन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए प्यारे साथियों, यहां मैं क्या करता हूं, अलग अलग मान रखता हूं और y का अलग अलग रखने पर x का अलग अलग मान आ जाएगा। तो ये हो गया x और ये हो गया y। सबसे पहले मैं y लिखूंगा 0, कितना लिखा 0। जैसे यहाँ y की जगह 0 लिखूंगा तो 0 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 आता है, तो ये आ गया 0। 12 में से 0 घटाऊंगा तो 12 ही रहेगा, और फिर 12 ऊपर है और नीचे 4 है तो 3 का भाग 12 में तो 4 बार जाता है। इसका मतलब x का मान मुझे कितना मिला, 4 मिला। वापस समझो, मैंने y की जगह लिखा 0, 0 को 2 से गुणा किया तो 0, 12 में से 0 घटाया तो 12, और 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। एक काम हो गया। अब मेरे जच रही है कि मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो क्या होगा, अगर 1 लिखूं तो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, 2 आने के बाद 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 आएगा, और मुझे पता है कि 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 आएगा, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो आगे बढ़ो, अगर यहाँ मैं 1 नहीं 1 लिख दूं, सॉरी 1 तो हो गया, अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, और 12 में से 4 घटाऊंगा तो 8, फिर भी काम नहीं बन रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं 3, तो 3 दूनी 6, जैसे मैं 3 लिखता हूं ध्यान से देखना, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3, कितना लिखा 3, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, नीचे 3, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं 3 नहीं लिखता हूं, अब देखना 0 के बाद 1 2, 2 चीज छोड़ी 3 आया था। अब मैं 4 5 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 6, क्या लिखूंगा 6, ये 3 3 का गैप आना चाहिए, 0 3 6। अब हमें रिदम पता चल गया, एक प्रोसेस पता चल गया, तो 6 लिखूंगा तो क्या होगा, 6 दूनी
12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0 में किसी का भी भाग देते तो कितना आता है, 0 आता है। इनको अब अपन ग्राफ में लेकर के चलते हैं तो हमारे पास x का अधिकतम मान कितना आ रहा है 1 और -1, और y का अधिकतम मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस प्रकार का एक ग्राफ बना लेते हैं प्यारे साथियों। इसको थोड़ा ढंग से समझना कि कैसे ग्राफ बना और कैसे हमें उस त्रिभुज के शीर्ष मिले, उस त्रिभुज के शीर्ष मिले। तो ध्यान दे प्यारे साथियों, सबसे पहले x का मान -1 है और अधिकतम 1 है, और x का मान इसमें कितना 4 है। तो अपने को अधिकतम x कितना लेना 4, तो 1, फिर बात करते हैं 2, फिर 3 और फिर 4, एक ही अपनी तरफ से 5। इधर x होता है प्यारे साथियों, इधर y, इधर होता है -x, इधर होता है -y। फिर देखो अपन बात करते हैं x माइनस में है क्या, तो हाँ माइनस का 1 चल रहा है, तो अपन लिख लेते हैं माइनस का 1 और 0। फिर सॉरी माइनस का 1 और माइनस का 2, इधर आएगा माइनस का 2। फिर बात करते हैं y कितना चल रहा है, तो y इसमें 2 है और इसमें 6 है, तो y अपना अधिकतम कितना चाहिए 6, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। एक अपनी मर्जी से ले लेते हैं, 7 आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं समीकरण 1 को ग्राफ में ले जाता हूं। जब x का मान -1 है तो y का मान कितना है 0, इसका मतलब बिंदु आ जाएगा अपने इसके ऊपर। x का मान -1 और y का मान 0, और y का मान हमेशा x अक्ष पर 0 होता है। कहां 0 होता है, x अक्ष पे। फिर देखो x का मान 0 और y का मान 1 है, x का मान 0 और y का मान 1, यानी बिंदु कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। देखो y का मान कितना चल रहा है इस पे 1, और x का मान देखो x का मान y पे 0 होता है और y का मान x पे 0 होता है, थोड़ा सा दिमाग में रखना इसको। फिर x 1 है और y कितना है 2 है, x तो 1 है और y कितना है, y कितना है प्यारे साथियों, तो y हो जाएगा 2, ये आ गया 2। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, देखना। तो यहां से अपने को ये मिल गया है, ये पहली समीकरण अपनी इस पे आ चुकी है, किस पे, ग्राफ में आ चुकी है। ठीक है, तो इस समीकरण को अपन इस तरह से इन बिंदु को मिलाएंगे तो ये इस तरह से ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ग्राफ पे आ चुकी है, ग्राफीय प्रदर्शन हो चुका है। समीकरण 2 का करते हैं, x का मान 4 है और y का मान 0 है। x का मान कितना है 4 है और y का मान 0, तो यही होगा क्योंकि x अक्ष पे y क्या होता है 0 होता है। x का मान 2 है और y का मान 3 है, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो y का मान 3 और x का मान कितना हो जाएगा 2, वो आपके इस पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पे देखो x का मान 2 और y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा लगभग। फिर x का मान कितना है प्यारे साथियों, x का मान है 0 और y का मान कितना 6, x का मान 0 और y 6, ये आ जाएगा यहाँ, ये कहां आ जाएगा यहाँ। अब इन तीनों बिंदु को मिलो, इन तीनों बिंदु को जब अपन मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की लाइन आएगी और ये आ जाएगी प्यारे साथियों समीकरण नंबर 2। अब देखो ये त्रिभुज बना, मैंने पहले ही बताया था x अक्ष के साथ ये इन दोनों रेखाओं के काटने से बताओ एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। हमें इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। ये त्रिभुज क्या करना है बेटा, छायांकित करना है। ये मैंने छायांकित कर दिया, ठीक है। और इस त्रिभुज के शीर्ष देखो, यहाँ त्रिभुज के शीर्ष क्या है आपके पास, उसके निर्देशांक लिखने हैं। त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं प्यारे साथियों, तो आप बोलोगे 3 होते हैं। इसको अगर मैं बोलूं a, फिर इसको बोलूं b और इसको बोलूं मैं c, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखो यहाँ पर निर्देशांक लिखते हैं, यहाँ x कितना है -1 और बिंदु x अक्ष के ऊपर मतलब y कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा -1 और 0। फिर इसकी बात करते हैं, बिंदु कहां पर है, x अक्ष पे, x अक्ष पर y कितना होता है 0, तो x कितना है हमारे पास, x है 4 है, y और कितना है 0। यहाँ देखो, यहाँ x तो हमारे पास 2 है और y कितना है 3, तो ये हो जाएगा x तो 2 है और y कितना हो जाएगा 3। तो त्रिभुज के शीर्ष हमें मिले a तो मिला हमें देखो -1 और 4, -1 और 4। फिर हमें b कितना मिला, तो b मिला प्यारे साथियों हमें 4,0 और हमें c कितना मिला, तो c मिला है 2,3। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन दो समीकरणों का ग्राफीय प्रदर्शन करते हुए हमें यह बताना था कि यहाँ पर जो x अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को छायांकित करना था और इसके जो तीनों शीर्ष बिंदु थे, शीर्ष बिंदु यानी तीनों कोण है, उनके मुझे निर्देशांक पता करने थे। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। आज की क्लास में अपन यहां तक देखेंगे, आने वाली क्लास में 3.2 को अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ठीक है साथियों। बाकी अपन आने वाली क्लासों के अंदर और डिटेल से चीजों को देखने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, और इस चीज को आगे से आगे शेयर करें ताकि जिसको जरूरत है वो वहां तक ये चीज पहुंच सके। बाकी मिलता है अपन अपनी आने वाली क्लासों में। अंत में यही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।